नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है और आइए जानते हैं आज के नए कार्यक्रम में नया क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे फैकल्टी श्री सचिन श्रीवास्तव सर हैं और बैंगलोर से जुड़ चुके हैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर शिशिर श्रीवास्तव जी। बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत स्वागत है शिशिर जी आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद हिना जी, एक बार फिर आपने आमंत्रित किया। ये हमारा सौभाग्य है सर। सर आज जैसा हमने कुछ दिनों पहले दर्शकों को बताया था कि हम लघु पराशरी पर एक वृहद चर्चा शुरू करने जा रहे हैं, तो आज के एपिसोड में आप दर्शकों को लघु पराशरी के बारे में बताएंगे, ऐसी मुझे आशा है। और लघु पराशरी क्या है, इसे क्यों कहा जाता है कि ये महादशा अंतरदशा को जानने के लिए ये अचूक अमोघ मंत्र, इसमें जितने भी श्लोक हैं उनकी अगर सही समझ हो जाए तो शायद हम अपने जो फलादेश बताते हैं तो उसमें सटीकता बहुत बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी। तो सर आप कृपा करके इस पर प्रकाश डालिए और दर्शकों को बताइए कि लघु पराशरी क्या है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए। जी हिना जी, आपने जैसा बताया नाम ही लघु पराशरी है और इसका रियल नाम उड्डदाय प्रदीप है, लघु पराशरी नहीं है। लेकिन ये प्रचलित हुई लघु पराशरी के नाम से। उड्डदाय प्रदीप जो है ये इसका ओरिजिनल नाम था। ठीक है, अब इसको पढ़ना क्यों चाहिए या इसका नाम लघु पराशरी क्यों पड़ा? क्योंकि पराशर जी ने कुछ सिद्धांत लिखे हैं कि भाई किसी भी हॉरोस्कोप को, किसी भी चार्ट को पढ़ने के सिद्धांत लिखे हैं। ठीक है, उस सिद्धांत को बैकग्राउंड में रखते हुए विंशोत्तरी दशा को डिकोड करने की कुंजी ये किताब है और इसके कई सारे राइटर्स हैं। श्री सुरेश चंद्र मिश्रा जी हैं, ओपी वर्मा जी हैं, सीताराम झा जी हैं, ऐसे कई सारे जो हैं महान ज्योतिषकारों ने अपने अपने तरह से व्याख्या करी है। तो मैं जो दर्शकों को बताऊंगा इन सभी का मिश्रण, इन सभी के एक्सपीरियंस के निचोड़ को एक साथ रखते हुए मैं दर्शकों को आज यहाँ पे बताऊंगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, लघु पराशरी जो है वो 42 श्लोकों की है। केवल मात्र 42 श्लोक में आप विंशोत्तरी दशा को डिकोड कर सकते हैं कि ये अच्छी है या बुरी है, कोई दशा कैसी जाने वाली है, इसको आप सटीकता से फलित कर सकते हैं। और दर्शक जो हैं इसको जब धीरे धीरे ये श्रृंखला आगे बढ़ेगी और अगर इसका वो गहन अध्ययन करेंगे तो उनको वो खुद अपने चार्ट पे देखेंगे जो उनका बीता हुआ समय है वो उसके साथ इस सिद्धांतों के ऊपर पूरा पूरा सटीक बैठता हुआ मिलेगा। बिल्कुल। लघु पराशरी जो है उसको 5 अध्याय में विभाजित किया गया है। सबसे पहले संज्ञाध्याय, जैसे कि मालूम पड़ रहा है यहाँ डेफिनेशंस की बात होगी, जो बेसिक मूल आधार पराशरी ज्योतिष के हैं उसके बारे में बात करिए। संक्षिप्त में ये चैप्टर है। उसके बाद आपका चैप्टर आता है फल निर्णय अध्याय, कि फल को निर्णय कैसे किया जाता है उसका अध्याय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इसका बेसिक है। उसके बाद आता है तीसरा अध्याय योग फल अध्याय। ठीक है, उसके बाद आता है मारक अध्याय। तो कई सारे जो ज्योतिषकार हैं वो मारक अध्याय नहीं पढ़ाते हैं, कहते हैं नहीं इसको नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि अगर इसको लोग पढ़ेंगे तो टेंशन में आ जाते हैं, खुद ही देख लेते हैं और काफी ज्यादा जो है उनको मतलब एंजाइटी लेवल्स बढ़ सकते हैं।
तो ये निर्णय मैं आप पे छोड़ूंगा हिना जी कि इस चैप्टर को हम लेंगे नहीं लेंगे, श्रृंखला के साथ आप जैसा बताएंगे वैसा कर लेंगे। जी, जी। और आखिरी अध्याय है दशाफल अध्याय, जो कि रिजल्ट्स के बारे में बात करेगी। तो ये 5 ब्रॉड क्लासिफिकेशन चैप्टर्स में ये पूरी लघु पराशरी डिवाइडेड है। टोटल 42 श्लोक हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि हर श्रृंखला में 7 श्लोक लेके चलें, तो 6 श्रृंखला में ये पूरी लघु पराशरी समाप्त होगी। समाप्त हो जाएगी। दर्शकों को एक बार पुनः बताना चाहूंगी कि जैसा कि सर ने बताया, एक नहीं 6-7 ज्योतिष के मर्मज्ञों ने जो टीका इस पे लिखा लघु पराशरी पे, उन सबका निचोड़ बता रहे हैं। ये शायद आपको यूट्यूब में और कहीं नहीं इतना एक्सटेंसिव स्टडी और खुद का रिसर्च है सर का। तो आप चैनल पे बने रहिए और भारी मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपसे यही निवेदन करूंगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं सर से पूछना चाहूंगी कि ये जो बृहत पराशर होरा शास्त्र है, क्या उसका ही ये उसकी ही ये कुंजिका है? ये कुंजी, ये किताब जो है दशा को डिकोड करने की है। और ये बृहत पराशर होरा शास्त्र में जो महर्षि पराशर लिख करके जो सिद्धांत गए हैं, उसके ऊपर आधारित है। अच्छा, ये उनके शिष्यों ने लिखा। हाँ, मतलब इसका ओरिजिन जो है ये कहीं नहीं मिलता है कि कहाँ से आई, कैसे आई, नोन नहीं है जी। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आपको दशा डिकोड करनी है तो यही आपको सही सही तरीके से गाइडेंस देती है कि कैसे दशा को रीड किया जाए। अदरवाइज दशा को रीड कर पाना मुमकिन नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया, ज्योतिष जो है, जो श्लोक लिखे गए हैं या जो ज्योतिषकार हुए हैं, सांकेतिक ज्योतिष होती है, इशारों में की जाती है। इंडिकेटिव साइंस है सर ये। इंडिकेटिव साइंस है ये जी। तो यहाँ पे भी जो दशा है उसका इंडिकेशन को पकड़ने के लिए ये मात्र 42 श्लोक 42 श्लोक है, इसलिए इसको लघु बोला गया, छोटी सी। तो ये जो है सागर भर दिया गया है। जी 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 बिल्कुल। और यकीन मानिए, इसको आप 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार 25 बार पढ़िए, हर बार एक नई चीज मिलेगी आपको। ये ऐसी किताब है। You learn every time. You have, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, you have to learn every time you read. It will come up with some new thing, unique concept for it. Yes, the more you will go deep into this subject and Laghu Parashri's concept and you apply something new, you will learn every time. So beautiful. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मैं ये बात दावे के साथ बोल सकता हूं कि जिसने लघु पराशरी नहीं पढ़ी है वो दशा नहीं समझता है, नहीं जानता है और नहीं कर सकता है। दशा बताने के लिए लघु पराशरी मस्ट है। तो बृहत पराशर होरा शास्त्र और वैदिक ज्योतिष को पढ़ने के बाद लघु पराशरी का जाना अनिवार्य है। और इसीलिए हम और आप आज यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे हैं कि दर्शकों को ये हम बता सकें। बहुत आभारी हूँ सर, आपने इतना समय दिया और ये सोच आपकी कि वैदिक ज्योतिष को, जैसे मैं अपने अक्सर एक बैनर बना के लिखती हूँ, लेट्स मेक वैदिक ज्योतिष ग्रेट अगेन, इस पर आप इतना काम करते हैं और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से दर्शकों तक ये जो पौराणिक हमारी वैदिक विद्या है उसको आप पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ सर। पहले श्लोक से आप चर्चा शुरू करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो जी, शुरू करने से पहले अब उड्डूदाय प्रदीप, जो इसका एक्चुअल ट्रू नाम है इस बुक का, इसका मतलब क्या है ये बता देते हैं और उसके बाद पहले श्लोक से शुरुआत करते हैं। उडू का अर्थ है नक्षत्र। ओके। दाय का अर्थ है दशा। प्रदीप मतलब जो आपकी दिया की भांति, जो आपको ज्योति दे दे, आपको एनलाइटन कर दे,
अब इन 3 शब्दों को जोड़िए, उडुदाय प्रदीप। नक्षत्र, बेस्ड दशा, दशा, दशा और उससे मिलने वाली आपको एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट, उडुदाय जी। प्रदीप। अब बहुत सारी दशाएं हैं, करीब 40-42 दशाएं जो हैं मानी गई हैं, जी, बहुत इम्पोर्टेंट लेकिन बात है सर जी। जी, लेकिन पराशर जी ने अंत में यही कहा है कि यूनिवर्सल दशा, सटीक दशा, सबसे अच्छी दशा, विदाउट एक्सेप्शन दशा, सब जगह लगने वाली, हर कुंडली पे लगने वाली एक ही दशा है, विंशोत्तरी दशा। और उडुदाय प्रदीप या लघु पराशरी विंशोत्तरी दशा को डिकोड करने की कुंजिका है। वाह। ये किसी और दशा पे नहीं चलती हाँ। है, विंशोत्तरी दशा पे चलती है। और विंशोत्तरी दशा जो है वो हमारी नक्षत्र बेस्ड दशा है। जी। अब आप दर्शकों से मैं बताना चाहूंगी, अगर आप योगिनी दशा पे इसको लगाएंगे तो आपको उतना सटीक रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ विंशोत्तरी दशा पे ही एप्लीकेबल है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। जी सर। जी, तो करते हैं, शुभारंभ करते हैं पहले हाँ सर। श्लोक से। पहला श्लोक मंगलाचरण है सर। इसमें लिखा गया है, सिद्धांत मौपनिषदम शुद्धांतम परमेष्ठिन शोणाधरम मह किंचित वीणाधर मुपास्महे। क्या अर्थ है सर इसका? देखिए, हमारे किसी भी शुभ कार्य के लिए हम लोग गणेश जी को, भगवान जी को पूजते हैं जी, और उसके बाद शुभ कार्य आवाहन करते हैं। उसके लिए ही ये पहला श्लोक समर्पित है कि उपनिषदों के सिद्धांत भूत सरस्वती माँ जो हैं वो ज्ञान की कारक हैं, उनके तेज, उनकी उपासना हम लोग कर रहे हैं और उनको जो है अपने अंतरकरण से मानते हुए हम इस लघु पराशरी को पढ़ने की, समझने की चेष्टा कर रहे हैं। ऐसी वंदना के साथ, ऐसी उपासना के साथ, उनके आह्वान के साथ, उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग आज लघु पराशरी विद्या को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सरस्वती वंदना से हम, सरस्वती वंदना से जी, इसको शुरुआत बहुत बहुत बढ़िया सर। दूसरा मंत्र पढ़ूं सर मैं? जी जी। दूसरा मंत्र है सर, वयम पराश्रीम होरा मनुसृत्य यथामति उड्डुदाय प्रदीपाख्यम कुर्मो दैव विदाम मुदे। जी, तो ये श्लोक जो है इसका गूढ़ अर्थ है कि इस लघु पराशरी की रचना क्यों की गई, क्या आधार है और क्या उद्देश्य है, पर्पस क्या है। जी। तो जैसा मैंने बताया कि ये जो है नक्षत्र बेस्ड विंशोत्तरी दशा पे आधारित है। जी। सिद्धांत जो है वो महर्षि पराशर के लिए है और उद्देश्य है कि विंशोत्तरी दशा को सटीक तरीके से आप डिकोड कर सकें, उसके फल को जान सकें। इसके लिए ये जो है ग्रंथ की रचना की गई, जिसको कि प्रचलित नाम दिया गया लघु पराशरी। और ये पूरी महर्षि पराशर के सिद्धांतों पर आधारित है और विंशोत्तरी दशा को डिकोड करने की मार्गदर्शन करती है। वाह, बहुत अच्छे से बता रहे हैं सर आप। तीसरा श्लोक है, फलानी नक्षत्र दशा प्रकारेण विविर्ण महे दशा विंशोत्तरी चात्र ग्राहा नाष्टोत्तरी मता। करेक्ट, यहाँ पे यही बोला है कि नक्षत्र दशा के फल को डिकोड करना है और विंशोत्तरी दशा विंशोत्तरी चात्र गहा नाष्टोत्तरी मता, मतलब विंशोत्तरी के अलावा कहीं और इसको अप्लाई मत करिए। विंशोत्तरी दशा ही यूनिवर्सल दशा है और उसके ऊपर ही ये लघु पराशरी को आधार बना करके किया गया है। अब जैसे अष्टोत्तरी दशा है, अब उसमें जो है अलग अलग कंडीशंस हैं,
कि कृष्ण जी। पक्ष में दिन में हो, या फिर इसमें शुक्ल पक्ष के रात्रि में जन्म हो, या फिर लग्नेश से कुछ प्लैनेट्स आगे पीछे 4, 5, 7, 9 में बैठे हो, तभी वो अप्लाई होती है, स्पेसिफिक्स होती हैं। ओके तो ओके। वो उन दशाओं पे ऊपर इसको अप्लाई ना करें। ये जो है विंशोत्तरी दशा के लिए है, और विंशोत्तरी दशा को महत्व सबसे ज्यादा महर्षि पराशर ने क्यों दिया? क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। अब वो चाहे भारत का जातक हो, चाहे वो यूएसए का जातक हो, अमेरिका का। सबके ऊपर यूनिवर्सली लगती है। अब इस बात को आप सोचिए जरा कि एक ऐसी दशा को सोचा गया जी, कि मतलब वो 800 बिलियन लोगों के ऊपर लग रही है, बिल्कुल और सटीकता से लगती है। बिल्कुल सही। कितना ज्ञान रहा होगा हमारे भारतवर्ष में। जी, इस धरती के ऊपर जन्म लेना ही जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। और ये शायद हमारे कहते हैं कि पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप से ही भारतवर्ष की इस धरती पे हमारा जन्म होता है। जी, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे जो है ये बात ध्यान रखना है कि जो विंशोत्तरी दशा का सीक्वेंस है उसको ही फॉलो करना है। ये दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है सर। इसको आप किसी और दशा पे मत लगाइए। सबसे ज्यादा प्रमाणिक विंशोत्तरी दशा है। 120 वर्षों की तक चलने वाली जो एक दशा है, गणना है हमारी आयु की, उस पर विंशोत्तरी दशा बेस्ड है। और ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सर जो अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ विंशोत्तरी दशा पे ही लघु पराश्री के नियम को आप लगाइए। एक बार दर्शकों के लिए सीक्वेंस क्या है हिना जी, अगर आप बता दें तो ये आगे के लिए, हमेशा के लिए एक अच्छा हो जाएगा। तो जैसा कि मैं देखता हूं, सबसे पहले जो है आपका सूर्य से शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सूर्य की दशा, सूर्य, चंद्रमा की दशा, मंगल की दशा, राहु की दशा, गुरु की दशा, शनि की दशा, बुध की दशा, केतु की दशा, और फिर शुक्र की दशा। केतु और शुक्र। जैसा आपने बताया, इन सबको डिवाइड करते हैं तो 120 वर्ष की ये दशा हो जाती है सारे 9 ग्रहों की। जी। और इनका जो है सीक्वेंस में इनको कितने वर्ष दिए गए? तो सूर्य को 6 वर्ष जी, चंद्रमा को 10 वर्ष, मंगल को 7 वर्ष, राहु को 18 वर्ष, गुरु को 16 वर्ष, शनि को 19 वर्ष, बुध को 17 वर्ष, केतु को 7 वर्ष, और सबसे ज्यादा शुक्र को 20 वर्ष दिए गए। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो 120 साल की दशा पीरियड बन जाती है। और इसी प्रोपोर्शन में इन ग्रहों की अंतरदशा को भी निकालते हैं। बिल्कुल। सर, चतुर्थ श्लोक पढ़ूं? जी। बुद्धे भारवादय सर्वे ज्ञाय सामान्य शास्त्रतः एतत् शास्त्रानुसारेण संज्ञाम ब्रूमो विशेषतः। करेक्ट। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि पराशर अनुसार जो विद्वान हैं, उन्होंने 12 भावों की एक व्याख्या करी है, उनको एक संज्ञा की है, उनको एक नाम दिया है, उनकी एक विशेषता बताई है, तो उसको ध्यान में रखना जरूरी है। अच्छा, ठीक है। जैसे प्रथम भाव जो है आपका तनु भाव, लगन, दूसरा जो है धन का, तीसरा जो है छोटे भाई बहन, भातृ भाव, चौथा जो है मातृ भाव, पांचवा जो है पुत्र का भाव, छठा शत्रु का भाव, सातवां स्त्री का भाव, आठवां मृत्यु का भाव, नवां धर्म का भाव, 10वां कर्म का भाव, 11वां जो है आपका आय और लाभ का भाव, और 12वां जो है वो व्यय का भाव। तो ये ध्यान से रखना जरूरी है जब आप इस दशा को डिकोड करेंगे। दूसरा जो है 1, 5 और 9 त्रिकोण हैं। देखिए, अब यहां से धीरे धीरे जो है वो लघु पराश्री 42 श्लोकों में सिमटनी है। तो देखिए, तीसरे श्लोक से, चौथे श्लोक से शुरू कर दी कि 1, 5, 9 त्रिकोण है, 1, 4, 7, 10 भाव केंद्र है,
ठीक है। 3, 6, 10, 11 उपचय। उपचय मैं दर्शकों को एक वर्ड में एक्सप्लेन करना चाहता हूं, कई बार मुश्किल होता है कि भाई उपचय क्या है। उपचय मतलब एवर ग्रोइंग, जो ग्रोथ दे। ठीक है, उपचय मतलब एवर ग्रोइंग। उसके बाद 3, 6, 10, 11 जो है आपके ग्रोइंग भाव हैं। ठीक है। 6, 8 शिशिर कुछ पूछना चाह रहे हैं सर। हाँ शिशिर। There was an assumption that unless we have a planet in 10th house, we won't be considering these as actually Upcha and we'll consider these as Trishadai, right? करेक्ट आएगा। ठीक है, तो जैसा आपने बता ही दिया कि अगर हम 10वें घर में अगर इंक्लूड नहीं करते हैं या प्लैनेट नहीं है तो 3, 6, 11 त्रिषडाय की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, पापी स्थान माना जाएगा। 6, 8, 12 खराब माने जाते हैं, त्रिक भाव। दूसरा और 7वां मारक। तीसरा और 8वां आयु स्थान। ठीक है, तो ये जो है ब्रॉड क्लासिफिकेशन घरों का, और इन घरों की जो दूसरी संज्ञा है कैटेगराइजेशन की, मारक कौन है, आयु देने वाले कौन है, त्रिक कौन है, त्रिषडाय कौन है, केंद्र कौन है, त्रिकोण कौन है, ये इसको बेसिक ध्यान रखना जरूरी है। कुछ मुश्किल नहीं है, हमारे जितने दर्शक हैं इतना बेसिक सबको पता है। बस इसको जब तक ये खत्म हो पूरे 42 लोग, बस इतने बेसिक्स को ध्यान में रखिए। अष्टम भाव को लेकर सर लोगों में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है कि इससे हम मृत्यु का भी भाव बोलते हैं, आयुष्य का भी भाव बोलते हैं, तो ये बहुत सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हम बताते हैं 8th हाउस के बारे में, तो इस पर अगर आप थोड़ा प्रकाश डाल दें। 8वां घर आयु का है जी। ठीक है, लेकिन जो आयु है वही जब एंड होगा तो मृत्यु बन जाएगा। ओके। दूसरा, 8वें घर से अष्टम भाव से काफी नेगेटिव चीजें, प्रॉब्लम्स, सडन इश्यूज, ठीक है, एक्सीडेंट्स, ठीक है, अवरोध, ठीक है, अंधकार, गहराई, ठीक है, ये सारी चीजें, जितने भी ये जो टर्म्स हैं जो क्लासिफाई करते हैं अष्टम भाव को, ये सारे के सारे जो हैं थोड़े से आम जीवन में कलयुग को देखते हुए थोड़े से नेगेटिव है। तो आयु भाव के बजाय लोग उसको मृत्यु भाव बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन है ये आयु का भाव, आयु का। और तीसरा भाव आयु का क्यों है? अष्टम से अष्टम, भावात भावम जी, अष्टम से अष्टम, इसलिए तीसरा भाव भी आयु का भाव है, आयु का है जी सर। ठीक है, तो ये जो है ध्यान रखना इतना बेसिक जरूरी है लघु पराश्री को समझने के लिए। धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी और उस समय जो है दर्शकों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अभी तो ये शुरुआत के श्लोक दर्शकों को लगेगा हम बहुत जल्दी जा रहे हैं, पर शुरुआत के श्लोक सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कहा गया है, तो इस पर सर अभी ज्यादा समय नहीं देंगे। लेकिन जब द्वितीय अध्याय से सरगर्मी बढ़ने लगेगी, लघु पराश्री जब अपने ट्रू फॉर्म में आने लगेंगे, ट्रू एलिमेंट में, तो फिर उस समय बहुत ध्यान से सुनने की और समझने की बात होगी। 5वां श्लोक है सर, पश्यन्ति सप्तम सर्वे शनि जीव कुजा पुनः विशेषतश्चेत् त्रिद क्षत्रिकोण चतुर्ष्टमान। इसका क्या मतलब है सर? कुछ सप्तम भाव की बात हो रही है लगता है। जी, यहाँ पे पराश्री सिद्धांत को अब तीसरे एस्पेक्ट को यहाँ पे बताया गया है। देखिए, संज्ञा अध्याय पहला चैप्टर है, डेफिनेशंस की बात हो रही है। डेफिनेशंस तो इन्होंने 12 भाव को डिफाइन कर दिया, तनु भाव, धन भाव, भातृ भाव, मातृ भाव, ऐसा करके डिफाइन कर दिया घर को। घर को डिफाइन करने के बाद उन्होंने उन घर का दूसरा क्लासिफिकेशन दे दिया, केंद्र कौन, त्रिकोण कौन, कौन त्रिषडाय कौन, उपचय कौन। ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं ग्रहों की। ठीक है, कि हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है। जी।
एवरी प्लैनेट है सेवेंथ दृष्टि, किसी को भी Seventh एक्सेप्शन sight. में किसी को भी छोड़ा नहीं है। नहीं, अब उन्होंने बोला पश्यन्ति सप्तम सर्वे, मतलब सारे ग्रहों की सातवीं दृष्टि मान्य है। ओके, शनि जीव कुजा, मतलब शनि जुपिटर हाँ, मंगल, जीव मंगल, मतलब जुपिटर, तो जुपिटर, शनि जुपिटर मंगल, हाँ, इनकी विशेष दृष्टियां एप्लीकेबल हैं दशा के समय में। तीन वही- दृष्टि। हाँ, तो वही दूसरे लाइन में लिखा है विशेष दश त्रिदश त्रिकोण चतुष्टमान, मतलब आपकी शनि की तीसरी और 10वीं दृष्टि, जी, जुपिटर की 5वीं और 9वीं दृष्टि, और आपकी मंगल की 4थी और अष्टम चतुष्टमान, ये दृष्टियां जो है मान्य की गई हैं कि ये जो है 100% से ये प्लैनेट्स इन घरों को देखते हैं। अगर आप पराशरी ज्योतिष को पढ़ें तो वहां पे पराशर जी ने बोला है कि ग्रह जो है, हर ग्रह वो चतुर्दृष्टि भी रखता है, पंचम भी रखता है, तृतीय भी रखता है, 1/5 भी रखता है, 1/6 भी रखता है, 1/8 भी रखता है। ऐसी दृष्टियां जो है उन्होंने लिखी हुई हैं। ओके, ठीक है, लेकिन दशा को डिकोड करने के लिए आपको वो सब छोड़ देना है। अच्छा, प्रॉमिस में इन सब का प्रभाव पड़ता है, लेकिन दशा में आपको इसको छोड़ देना है, और आपको इतनी ही श्लोक में जो लिखा है उतना ही ध्यान रखना है कि हर प्लेनेट की 7वीं दृष्टि होगी, जी, ठीक है, और शनि की, जुपिटर की और मंगल की स्पेशल दृष्टियों को मान दिया गया है जो 100% से इन घरों को देखते हैं। शनि के लिए तीसरी 10वीं, जुपिटर के लिए 5वीं 9वीं, और मंगल के लिए 4थी और 8वीं दृष्टि। ये जो है बेसिक ध्यान रखना जरूरी है, और इसीलिए श्लोक को क्लियर किया गया है। आज की डेट में हम जब ज्योतिष पढ़ते हैं तो हम लोग को बता दिया जाता है कि भाई जुपिटर की 5वीं 9वीं है, ये है, वो है, पहले से ही पता है। लेकिन अगर आप डिटेल में श्लोक बाय श्लोक लघु पराशर जी बृहत पराशर होरा शास्त्र पढ़ेंगे तो वहां पे एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि, चतुर्पाद दृष्टि, दृष्टि, 1/6 दृष्टि सब लिखी हुई है। उस समय के हिसाब से श्लोक लिखा गया कि उससे कंफ्यूज मत होइए, आप सिर्फ इतना ही मान रखिए बस। अब हमारे हाथ में कुंजिका है सर, हमारे हाथ में कुंजिका है, छोड़ दीजिए, बस इतना ही सिलेक्टिव पढ़ लिए, इसमें आपकी दशा हो जाएगी, इसी में फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा सर, इसी में फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा जी। यहाँ पर हमारा प्रथम अध्याय संज्ञा अध्याय डेफिनेशन का, जिसमें कि मौलिक सिद्धांत पराशर जी के जो हैं उसको यहाँ पे इन्होंने समाप्त किया है। जी, द्वितीय अध्याय फल निर्णय का शुरू होता है सर। इसमें हम षष्ठम और सप्तम श्लोक पढ़ूं उसके पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फल प्रदा। इसका क्या अर्थ है सर? ये श्लोक कह रहा है सर्वे मतलब सभी, जी, त्रिकोणे तारो मतलब त्रिकोण के लॉर्ड्स, ओके, जितने भी ये ग्रह हैं, त्रिकोण के जो ग्रह हैं, लॉर्ड्स हैं, ये हमेशा सर्वदा ऑलवेज शुभ फल प्रदायक होते हैं। बस सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। प्राइम लॉर्ड्स हमेशा बेनिफिक रहेंगे, उनके नेचुरल वो बेनिफिक है या मैलिफिक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, फर्क नहीं वो चाहे शनि हो, चाहे मंगल हो, चाहे सूर्य हो, कोई भी हो, अगर वो त्रिकोण के लॉर्ड हैं तो वो शुभ फलदायक है। बहुत बढ़िया सर। षष्ठम श्लोक में कहा गया है, पतय स्त्री षडाया नाम यदि पाप फल प्रदा न दिश्यन्ति शुभम नृणाम सौम्या केंद्राधिपा यदि क्रूराश्चेद शुभम हृते प्रबला उत्तरोत्तरम। ये सर मैं जब आपसे पढ़ रही थी लघु पराशरी, मुझे याद है इस श्लोक की महत्ता, और ये मुझे बिल्कुल रट गया था उत्तरोत्तर बलाबल का जो आपने कॉन्सेप्ट बताया था। आप दर्शकों के साथ भी शेयर कीजिए सर।
देखिए, ये जो छठा श्लोक था, इसकी पहली लाइन थी सर्वे त्रिकोणतारो ग्रह शुभ फल प्रदा, और इसकी दूसरी लाइन है छठे श्लोक की, पतय श्री षडायनम यदि पाप फल प्रदा। मतलब आपके जितने भी त्रिषडाय के लॉर्ड्स हैं वो हमेशा पाप फल करने वाले होंगे। ओके। त्रिकोण के लॉर्ड हमेशा शुभ फल देंगे और त्रिषडाय के लॉर्ड हैं तो पाप फल देंगे। जी। अब यहाँ पे मामला फंस गया। हाँ, एग्जैक्टली सर। अगर दोनों के एक एक अब लॉर्ड दोनों हो गए तो Same क्या planet, होगा हाँ। कि अब ये जी। शुभ रहे कि अब ये अशुभ हो गए। जी। ठीक है कि भैया हम इसको शुभ में गिनती करें क्योंकि त्रिकोण है, या फिर अगर त्रिषडाय के लॉर्ड बन गए 3, 6, 11 के बन गए तो ये अशुभ हो गए। जी। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए उन्होंने लिखा ना दिशंति शुभम निर्णा सौम्यम क्रेंद्र आधिपति यदि क्रूरेश्च दुषम हृदय प्रबला उत्तरोत्तम। मतलब कि यहां पे जन्म कुंडली में तृतीय, षष्ठ और एकश स्थान के स्वामी सभी ग्रह पाप फल देने वाले होते हैं, और शुभ प्लैनेट, यहां नेचुरल शुभ की बात कर रहा हूं मैं जी। नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट अगर केंद्र के लॉर्ड बन जाएं तो वो अपनी शुभता खो देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर जी। और अगर नेचुरल मेलेफिक अगर केंद्र के लॉर्ड बन जाएं तो वो अपना मेलेफिक प्रभाव छोड़ देते हैं। वाह। दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। जी। ठीक है। अब हमारे सामने प्रॉब्लम कहां आ गई कि त्रिकोण भी जो है वो शुभ है, त्रिषडाय जो है वो आपके पापी हैं, और केंद्र वाले न्यूट्रल हो गए। लेकिन हमको पता है कि सूर्य और चंद्र को छोड़ करके बाकी ग्रहों की 2-2 राशियां होती हैं। बिल्कुल जी सर। ठीक है। अब उसमें आपके बुध आ गए, शनि आ गए, जुपिटर आ गए, शुक्र आ गए, और मंगल आ गए। ये 5 प्लैनेट हैं। ठीक है। अब इनकी दूसरी राशि कहां पड़ रही है वो डिसाइड करेगा कि अब ये प्लैनेट एक्चुअली में शुभ है या पापी है। एक एग्जाम्पल से समझा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक एग्जाम्पल्स नहीं, हम सारे लग्नों में हम इसको बात करेंगे। ओके। ठीक है। पहले जो है हम ये समझ लेते हैं कि उत्तरोत्तर बलम इसका इंपॉर्टेंस क्या है, फिर हम इसको व्याख्या करेंगे। अब अगर एक लॉर्ड है, फॉर एग्जाम्पल वो 6th का लॉर्ड है और 9th का भी लॉर्ड है, ठीक है, तो छठा तो भाई पापी हो गया डेफिनेशन से, और 9th हो गया त्रिकोण का तो वो शुभ हो गया। अब ये भाग्य भाव के सामने। अब ये नेट रिजल्ट में अब ये शुभ है कि पापी है, ये कैसे पता करें? इसके लिए ये श्लोक है प्रबला उत्तरोत्तरम, यानी कि त्रिकोण में, मैं दर्शकों से अनुग्रह करूंगा इसको कई बार सुन लें या फिर नोट कर लें कि त्रिकोणों में 5 और 9 में 9 ज्यादा पावरफुल है, 5 से ज्यादा पावरफुल 9 है। केंद्र में 4, 7, 10, तो 4 से ज्यादा पावरफुल 7, 7 से ज्यादा पावरफुल 10, 10वां घर सबसे ज्यादा पावरफुल केंद्र माना जाता है। उत्तरोत्तर बलम, चलते हुए क्रम में जो सबसे ज्यादा बली होगा, तो 4 से ज्यादा 7, 7 से ज्यादा 10, और त्रिकोण में 5, 5 से ज्यादा 9। उसी तरह से त्रिषडाय में 3 से ज्यादा 6, 6 से ज्यादा 11। ठीक है जी। अब छठे का लॉर्ड है और 9th का लॉर्ड है। मकर लगन में बुध, आप जो एग्जाम्पल पूछ रहे थे, मकर लगन में कैप्रिकॉन एसेंडेंट में बुध जो है छठे का भी लॉर्ड है, 9th का भी लॉर्ड है। ठीक है। लेकिन हमको पता है उत्तरोत्तर बलम, तो जैसे जैसे घर बढ़ते हैं बल बढ़ता है। तो छठे की वजह से पापी है और 9th के वजह से स्ट्रांग है।
लेकिन 9th जो है वो ज्यादा पावरफुल है 6th छठे के कंपैरिजन में। तो नेट रिजल्ट बुध जो है वो एवरेज से ज्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा। उत्तरोत्तर बलम। वाह जी। ठीक है, तो इस तरह से जब भी कोई ग्रह अगर आपके दो घरों का, कॉन्ट्रास्ट घरों का अगर स्वामित्व ले ले तो आप देखिए कि भैया बाद वाला घर कौन सा है, उस तरह का रिजल्ट वो ज्यादा करेगा। एक और एग्जाम्पल सर मैं दर्शकों को बता दूं, कर्क लग्न के लिए शुक्र की भूमिका ऐसा ही जैसे सर ने बताया, चतुर्थ भाव के भी स्वामी होते हैं और एकादश भाव के भी स्वामी शुक्र होते हैं। तो चूंकि उत्तरोत्तर बलाबल के क्रम में चतुर्थ भाव से ज्यादा प्रबल एकादश होता है, तो कर्क लग्न में शायद सर शुक्र पापी फल ही देने, पाप फल प्रदायक ही रहेंगे या शुभ फल प्रदायक, इस पर थोड़ा चर्चा कर दीजिए। जी बिल्कुल, हम लोगों ने अभी चर्चा करी कि केंद्र के लॉर्ड चाहे वो मेलिफिक हो नेचुरल, चाहे वो नेचुरल बेनिफिक हो, न्यूट्रल हो गए जी। अब वो ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, वो कहते हैं हमको कुछ नहीं पता। हाँ। हमको कुछ नहीं पता। ठीक है भाई, हमारी दूसरी राशि कहाँ पड़ रही है? हाँ। तो दूसरी राशि पड़ी कर्क लगन में 11वें भाव में जी। और 11वें भाव में त्रिषडाय का सबसे पावरफुल त्रिषडाय है। 3 6 11 उत्तरोत्तर बलम जी। और 3 से ज्यादा 6, 6 से ज्यादा 11 जी। और सबसे वीक केंद्र, और यहाँ पे सबसे वीक केंद्र। हाँ। तो न्यूट्रल हो गए यहाँ पे, और उधर 11वें में सबसे ज्यादा पापी बन गए। हाँ। इसलिए कर्क लगन के लिए शुक्र पापी हो जाते हैं, हो जाएंगे जी। ठीक है, ये तो बहुत क्लैरिटी आ गई होगी दर्शकों को सर जी। तो ये जब आप देखें इस चीज को तो ध्यान रखें कि भैया अब ये ग्रह, लेकिन ये कहाँ लगाना है? केवल और केवल दशा रीड करते समय, प्रॉमिस में नहीं लगाइए। ठीक है सर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्रॉमिस के रिजल्ट्स अलग होते हैं, दशा के रिजल्ट्स अलग होते हैं, इनको मिक्स नहीं करना है जी। तो इस बेसिक चीज को अगर सारे प्लैनेट्स को अगर हर लगन के लिए दर्शक अपनी अपनी कुंडली के लिए बना लें कि उनके लिए पापी कौन है, शुभ कौन है, ठीक है, तो उनको आगे जब चर्चा बढ़ेगी तो उनको डिकोड करने में, दशा अंतरदशा के समय में उनको बहुत आसानी होगी समझने में कि भैया मेरे को यह बुरा फल क्यों दिया, ये तो नेचुरल बेनिफिक है तो मेरे को बुरा फल क्यों मिला, और नेचुरल मेलिफिक है तो मुझे फिर भी अच्छा फल क्यों मिल गया, ये समझने में उनको बहुत आसानी होगी। तो ये जो है 7 श्लोक आज हम लोग इसको देखते हैं। बहुत सर आपने बहुत गहन चर्चा की, बहुत आपने बारीकी से सारे पॉइंट्स, सारे बिंदुओं को बताया। मैं उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को और आगे आने वाले एपिसोड्स का इंतजार रहेगा, और जैसे जैसे ये हम आगे बढ़ेंगे लघु पराश्री बिल्कुल अपने रंग में जोर पकड़ता जाएगा, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है जिसको हम आम अपने फलादेश और प्रेडिक्शंस में इसको यूज करेंगे। एक बहुत ही यूजफुल स्टडी है। आने वाले एपिसोड्स में सर आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और अपने ज्ञान के ज्योति को सारे दर्शकों के साथ फैलाएं, ऐसी कामना है। बहुत जल्दी एक नई वीडियो में आप सबों से भेंट होगी, तब तक आज्ञा चाहूंगी। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार शिशिर जी। नमस्कार। नमस्कार हिना जी। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू सर।